गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपका झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये आपका 2018 का आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका PECE 2018 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 जो है झारखंड सरकार के द्वारा यह पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो आपका आज का इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। ये आपका 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो फीस सेक्शन का, ये आपका 101 से लेकर के 150 तक ये आपका 50 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर झारखंड पॉलिटेक्निक, जो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स झारखंड पॉलिटेक्निक देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो आपका फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। 101 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पारगमन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही उत्तर होगा आपका विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवर्तन। विवर्तन जो है एक विवर्तन के कारण जो आपका क्या है, वो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यह जो है निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं है? तो आपका जो है क्या है, विवर्तन की घटना वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के आकार से दोगुना, वस्तु के आकार का आधा, वस्तु के आकार के बराबर आकार का, या फिर पार्श्व से उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर होगा। सी नंबर का मतलब हो गया आपका 3 और 4 सत्य है। 3 और 4 क्या आपका सत्य? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु के आकार के बराबर आकार का होता है। ये आपका 3 नंबर सही है। समतल दर्पण का ये प्रतिबिंब का वो प्रकृति है। और 4 आपका क्या है, पार्श्व से उल्टा होता है। ये आप दोनों आपका सही है। बाकी आपका ये वस्तु के आकार से दोगुना होता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। फिर आपका वस्तु के आकार का आधा होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बाकी क्या है, सही क्या है? वस्तु के आकार के बराबर होगा और पार्श्व से उल्टा होता है, लेटरली इनवर्ज होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा और उत्तल दर्पण। इसका प्रकृति क्या होगा? सीधा और उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपका है, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और उद्दीप्त प्रतिबिंब बनाती है। तो x बराबर होगा, किसके बराबर होगा? x जो बराबर होगा वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी के दुगुना के, या फिर दर्पण की फोकस दूरी, या फिर वस्तु की दूरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फोकस दूरी के दर्पण के फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्पण के फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए ऑप्शन थोड़ा कट रहा था इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 105, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में जो निम्नलिखित जो आपका
स्टेटमेंट है वो कौन सा सत्य विकल्प को चुनना है। तो देखिए वास्तविक, उल्टा, दर्पण, वास्तविक, उल्टा और दर्पण के समक्ष वस्तु की दूरी के समान दूरी पर, या दूसरा ऑप्शन है आभासी, सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर, या तीसरा ऑप्शन है आभासी, सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से कम दूरी पर, या चौथा ऑप्शन आभासी, सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से अधिक दूरी पर। तो इसका सही उत्तर होगा 105 का। 105 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। 105 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आभासी, सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। यह जो आपका समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में जो सत्य विकल्प होगा आपका क्या होगा, आभासी, सीधा, समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखनी चाहिए। तो एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 106 का डी। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में किस तरह का लेंस लगा होता है या फिर दर्पण लगा होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। 107 का वी हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 107 का अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है दर्पण का जो प्रकार है वो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण भी। तो ए और बी दोनों, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण में हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 109 नंबर क्वेश्चन। यदि आवर्धन m बराबर प्लस 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा या वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या फिर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा या फिर आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इसमें या फिर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के दोगुना होगा। तो आवर्धन यदि मैग्निफिकेशन जो लगभग यहाँ पर बराबर नहीं है, क्या है लगभग है, m बराबर क्या है वो ये लगभग का साइन है। तो 1.5 प्लस 1.5 रहेगा आवर्धन। तो क्या हो जाएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, वो विमाहीन होता है। तो आपका क्या इसका रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, आवर्धन यदि लगभग प्लस 1.5 रहेगा, मैग्निफिकेशन कितना रहेगा प्लस 1.5 रहेगा, तो उसका जो है प्रतिबिंब का आकार जो है वह क्या है वस्तु के आकार से बड़ा होता है। वह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है और वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ये संबंध सही है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा अपवर्तन।
जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, वह जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 111 नंबर प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 111 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए आपका? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल केरोसिन कांच हीरा, केरोसिन जल कांच हीरा, कांच केरोसिन जल हीरा, या फिर जल कांच केरोसिन हीरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 111 का जो है आपका पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम को आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही क्रम दिया हुआ है आपका। पूर्ण अपवर्तनांक का जो बढ़ते क्रम में आपका है जल, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का, उसके बाद कांच का, फिर केरोसिन का, ये आपका जल का। ये आपको बढ़ते क्रम में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। जल का सबसे कम होता है इसके अनुसार जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। जल से अधिक केरोसिन होता है, केरोसिन से अधिक कांच, कांच से अधिक हीरा, तो सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 112 नंबर क्वेश्चन। एक 112 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। लेंस की शक्ति जो है वो क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P बराबर क्या होता है? 1/f, मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। डायरेक्टली क्या होता है? इन्वर्स होता है। तो P जो है वो क्या होता है? समानुपाती होता है 1/f के, यानी पावर बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती, यानी वो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन आपका है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति आपका +2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो वह किस तरह का लेंस होगा? ये आपका फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 113 का सी हो जाएगा। फोकस दूरी आपका 40 सेंटीमीटर होगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए प्लस जो होता है, पावर जो आपका पॉजिटिव होता है वो किस में होता है? उत्तल लेंस में। किस में होता है? उत्तल लेंस में। तो ये आपका उत्तल लेंस तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आपका बी नंबर तो नहीं होगा। अवतल और ये दोनों नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है पावर आपका उत्तल लेंस का होता है। तो या तो सी होगा या ए होगा। ए क्यों नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि पी बराबर सूत्र क्या होता है? 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। पी बराबर 1/f, तो आपको चाहिए क्या? एफ चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। 1/p, तो 1/p, तो एक को आप भाग कीजिए किससे? p कितना है? 2.5 से। इसको जब भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? इसको ऊपर में आप दशमलव को हटा के लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 25, और इधर 100 से गुना कर देंगे आपको सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो क्या होगा? 25 चुके 100, तो 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि लेंस का जो फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, और आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए उससे गुना करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 114 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आँख की पुतली, पुपिल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पुपिल। ये पुतली के द्वारा जो है आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आँख की पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 115 नंबर क्वेश्चन आपका है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, वह किस तरह का दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, जिसको बोलते हैं मायोपिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 115 का सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर
दृष्टि वह दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपका निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलता है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निकट वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। चलिए माइफिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 116 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है, मतलब आंखों से या क्या रखकर पढ़ता है, तो यह मोतियाबिंद या जरा दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, उसे दूरदृष्टि दोष है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है तो क्या होता है, आपका दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया गया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। ये कारण क्या है, सभी रंगों की तरंगदैर्घ्यता समान होता है, या फिर बैंगनी का लैम्डा तरंगदैर्घ्य लाल के लैम्डा से अधिक होता है, या फिर लाल का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से अधिक होता है, या फिर मुड़ना या तरंगदैर्घ्यता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 117 का क्या हो जाएगा, सी। लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो आपका क्या है, वो बैंगनी से अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो बैंगनी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 118 नंबर प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 118 नंबर क्वेश्चन आपका है चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आपका नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है, वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, काला। जनरली वो नीला दिखाई देता है लेकिन वो चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक। क्या हो जाएगा, ब्लैक। ऐसे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है लेकिन वो चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 18 का 118 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले इस अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेमी की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा। क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेमी की ऊंचाई वाली वस्तु को रखी है तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन आपका वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, तो उसका जो परिवर्तन होगा इसका मान होगा आपका 250 नैनोमीटर। ये आपका 250 नैनोमीटर परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाले एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में लगभग कितना हो जाएगा, 250 नैनोमीटर परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 121 आपका है। दो लेंस, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दो लेंस है, एक लेंस का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, दूसरा जो उत्तल है, और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है वो आपका अवतल है, तो इस संयोजन की जो फोकस दूरी कितना होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122 नंबर क्वेश्चन।
122 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4.4/3 है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक होगा कितना होगा, 4 गुना 3, 3/4, √4/3 या फिर √3/4। तो इसका जो सही उत्तर होगा 122 का बी हो जाएगा आपका 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3/4। इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/4। यह क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन, अब एक व्यक्ति को -0.5D शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ होगा। एक व्यक्ति को -0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं लेंस की शक्ति का मात्रक क्या हो, डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है, जो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, 0.5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर या फिर 1/4 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 2 मीटर। क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि F = क्या हो जाएगा, 1/P। तो 1/P, तो P का मान कितना है, 0. आपका F = क्या होता है, 1/P। तो 1/P, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ कितना, 0.25। तो इसको आप पलटिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर में करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। जब 100 होगा तो 100 होगा आपका मीटर में, तो इधर आपका जब देखिए F = क्या हो जाएगा, 1/P। तो और 1/P यहाँ पे मान आपका दिया कितना, 0.5। निगेटिव है तो निगेटिव तो आपको बता रहा है कि आपका अवतल लेंस है। क्या ये निगेटिव बता रहा है अवतल लेंस है, लेकिन फोकस दूरी तो निगेटिव नहीं होगा ना, वो तो पॉजिटिव ही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि तो इसको जब उसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 अंक है, और बट्टा कितना 50। तो 50 से 100 काटेंगे कितना होगा, 2। तो आपका 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर निगेटिव साइन तो बता रहा है कि आपका लेंस आपका प्रकार है अवतल, लेकिन दूरी तो ऋणात्मक नहीं होता है ना, तो इसके लिए आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है, हाँ अंग्रेजी में देखते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेगेटिव होगा, अभी तो ऑप्शन में नेगेटिव तो है ही नहीं। चलिए अब 124 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। दूरदृष्टि दोष निकट बिंदु का जो एक निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष रहे या निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए जो निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु आपका अनंत होता है। तो 124 का आंसर हो जाए आपका, सॉरी 124 का क्या हो जाएगा आपका, ये दूरदृष्टि दोष स्पेशल है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम होगा। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित एक सामान्य आँख के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के जो आँख होता है, एक स्वस्थ आँख के लिए जो आपका उसका नेत्र बिंदु का जो निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर दूरदृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का निकट बिंदु हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो 124 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा, कम नहीं, सॉरी अधिक, ये अधिक है ना, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा जब दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आँख का बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। अब 125 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो वह निम्नलिखित संदर्भित में क्या सही होगा और क्या गलत है। जिसका सही उत्तर होगा बिंदु ए और बी के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर होगा, 1 वोल्ट विभवांतर। एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से ए बिंदु से बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो वह इसके संदर्भ में बिंदु ए और बी के बीच में कितना वोल्ट विभवांतर होगा, 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम का नियम का व्यंजक है। ओम का नियम से यही प्राप्त होता है। V विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, V बराबर आई आर। तो ये आपका ओम का नियम है। तो इसमें क्या सही है, V समानुपाती R, I समानुपाती R, या फिर V समानुपाती 1/R, या फिर V समानुपाती I। तो ये आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, V समानुपाती I। यानी V जो है प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। तो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर जो हुआ दोनों समानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और उसका सूत्र होता है V बराबर आई आर, विद्युत विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर इसका ये आपका रिलेशन है, V समानुपाती I। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 नंबर क्वेश्चन, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पर भी निर्भर करता है, उसके लंबाई पर भी निर्भर करता है, और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो तार का प्रतिरोध जो है वो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इसका इनमें से सभी हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और उसके तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और तार उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 128 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो क्या है, प्रेषित वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या गैल्वेनोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं आपका रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। धारा नियंत्रक को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रियोस्टेट क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन आपका है, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, तो संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वो क्या है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत धारा घनत्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, तो संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर होता है वो विद्युत धारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 130 नंबर क्वेश्चन। ये आपका फिगर दिया हुआ है, देखिए ये आपका फिगर है। नीचे दिए गए सर्किट में अमीटर वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई है, और इसमें 6 एम्पियर और 12 वोल्ट का प्रतिरोध या 6 एम्पियर विद्युत धारा और 12 वोल्ट का विभवांतर जोड़ा गया है, और उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये एम्पियर है, एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, इसमें कितना प्रतिरोध का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 130 का सी हो जाएगा, 2 ओम। आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, और विद्युत धारा का मात्रा आपका विद्युत धारा का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और विद्युत विभवांतर का आपका वोल्ट होता है। चलिए तो इसमें 2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी आप ओम के नियम से आप पढ़े हैं कि इसका सूत्र होता है V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आपको R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा आई। R बराबर होगा V बटा आई। तो V कितना है आपका 12 है, V बराबर कितना है 12 है, और I कितना है 6। उसको 2 से कटा देंगे कितना, 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12, तो इसका कितना निकलेगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। V बराबर आई आर, यह ओम्स के नियम से यह व्यंजक आता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर सूत्र हो गया V बटा आई। तो V का मान आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट, और I का मान दिया 6 एम्पियर। तो उसको आप कैंसिल कर देंगे 12 को 6 से, तो क्या हो जाएगा 2 बार में वो कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2 ओम। तो प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम, तो इसलिए 2 ओम इसका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या होगा। देखिए 5 मिनट में 1500 कूलाम आवेश प्रवेश करता है, 1500 कूलाम आवेश निकलता भी है, तो विद्युत धारा का मान
क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कितना, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कितना, 5 एम्पियर। कितना, 5 एम्पियर। क्योंकि आप जानते हैं कि आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू ओपन टी, क्यू ओपन टी। तो जितना आपका 1 मिनट में 1500 निकला, 1500 मीटर वो चला गया, तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट में कितना होगा, 5 एम्पियर। क्योंकि 1 मिनट में आपका 1 एम्पियर विद्युत धारा जनरेट होगा, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना कूलम प्रवेश करता है उतना ही कूलम वो क्या होता है, वो निकल जाता था। विद्युत धारा क्या हो गया वो, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 1 एम्पियर निकलता होगा, तो फिर 5 मिनट में कितना होगा, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन आपका है, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात 3:4 और 3:2 है, और वह जो है 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर से जुड़े हुए हैं, तो विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का बी हो जाएगा, 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 1500 एम्पियर, 1500 ओम था, 1500 कूलाम था, और 1500 कूलाम निकल रहा था और 1500 कूलाम प्रवेश कर रहा था। तो क्या था उसका, 5 मिनट में 5 निकला। कितना निकला उसका, 5 निकला। तब यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, दोगुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 200 वोल्ट है और इसका क्या है 400, इसका क्या है ओम प्रतिरोध है। 400 ओम क्या है, प्रतिरोध है। 200 वोल्ट विभवांतर है और 400 ओम क्या है, प्रतिरोध है। तो 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए कितनी प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध डबल हो रहा है, विभवांतर से दोगुना है ना प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर भी क्या हो जाएगा उसका प्रतिरोधक, ये भी क्या हो जाएगा, डबल होगा। तो 5 होगा तो क्या होगा, 5 गुना 2 मतलब 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी उसको वहन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका फिगर देख पा रहे हैं, ये आपका इसमें बोल रहा है कौन सा फिगर सही है। तो यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं, ये आपका इसमें इसका जो फिगर है आपका सही क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये वाला फिगर क्या आपका सही है, क्योंकि दर्शाए गए ओम नियम के अनुसार सत्यापित है, ये व्यवस्था प्रयोग की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी एक फिगर आपका 35 नंबर भी क्या है, फिगर है। यहाँ पे फिगर देख के आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये फिगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा फिगर को जूम कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, दिया गया प्रतिरोध आपका क्या है, R1 R2 के श्रृंखला को समांतर क्रम संयोजन में भी आई ग्राफ नीचे दिखाया गया। ये आपका इधर क्या है, वाई एक्सिस में भी वोल्टेज है, एक्सिस में क्या है, करंट है I, और यह श्रृंखला ना ये समांतर है। तो इस तरह से आपका यह पूछ रहा है कि क्या कौन सा विकल्प सही होगा। ये इधर भी आपको देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है, 135 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों आकृति क्या है, सही है, आकृति 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरह का यह फिगर आपका है। अब यहाँ पे 136 नंबर भी क्वेश्चन है, जिसको भी देखते हैं, फिगर ही है आपका। दिए गए सर्किट आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई है। ये आपका 10 वोल्ट विभवांतर है, इस इधर से 2 ओम प्रतिरोध और इधर भी 4 ओम और इधर 6 ओम। यहाँ पे एम मीटर आपका जोड़ा गया है, इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका इसका पूछ रहा है कितना वोल्ट होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट। इसमें जो कितना होगा, 5 वोल्ट।
चलिए 10 का आधा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। 5 वाला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 137 नंबर। ये 137 नंबर भी क्या है, फिगर ही है, ये सब फिगर वाला दिया है वही सब क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है, तो इस बिंदु ए और बी के बीच जो प्रभावी प्रतिरोध होगा कितना होगा, ये 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं। तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो 137 का सही हो जाएगा 3/2 ओम, 3/2 ओम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 3/2 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 180 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना कितना होगा, तो 1 घंटा में कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जब का 3600 गुना 10⁻³ जूल उत्पन्न होता है। 1 घंटा में कितना होता है, यह होता है 3600 गुना 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका, आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। तो यहाँ पर क्या 3.6 जो होता है, आप जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पे इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको दशमलव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3600 गुना 10⁻³ जूल, और ये दोनों के आपस में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का मान बराबर है, आप दशमलव को ई करके सही करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3600 गुना 10⁻³ जूल के बराबर होता है, जो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 भी वही होता है, दोनों मान एक ही है, बस ये डेसिमल में, ये डेसिमल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 139 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रतिरोधकता की ऐसे मात्रकता, प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है उसका क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है। ए और बी दो हीटर क्रमशः 220 वोल्ट और 200 वाट और 220 वोल्ट और 40 वाट दर्शाए गए हैं, तो इसमें 220 वोल्ट आपूर्ति से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हीटर बी द्वारा निकाली जाने वाले विद्युत धारा की गणना करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 0.182। इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और स्क्रीन में थोड़ा सा, स्क्रीन में लिखने में भी थोड़ा सा बहुत ही असुविधा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद कर लेंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, याद भी रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का आपको ऐसे ही डिजिट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.182 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न होता है जो आप उसको याद भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं 5-6 साल का, तो निश्चित रहिए आपका सभी क्वेश्चन उससे प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। आप 6-7 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो आपका दिक्कत नहीं, अच्छा स्कोर आप लेके आ जाएंगे पॉलिटेक्निक का एग्जाम में, इसलिए आप प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं, और सभी प्रीवियस ईयर वीडियो को आप देखिए अच्छा से, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आप देख पा रहे हैं, तो आपको अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप एक 45 वाट का ताप दीप्ति बल्ब लगभग कितनी देर तक जला सकते हैं, 45 मिनट, 16.67 मिनट, या फिर 20.25 मिनट, या फिर 45 सेकंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16.67 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 16.67 मिनट। और आपको लगता है कि यह जिसको दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको करा देंगे, लेकिन अभी आपको समय को भी देखकर करना होता है, बहुत सारा वीडियो अपलोड करना है, बहुत दिन बहुत कम है, इसलिए इसका आंसर याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आपका जो फिगर देख पा रहे हैं 142 नंबर विद्यार्थी, ये ग्राफ दिया, इधर आपका माइक्रो एम्पियर, इधर आपका वोल्ट है, तो इस तरह से आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कोई दर्शाता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन आपका है
142 नंबर, 142 का ये जो आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 किलो ओम। 2 किलो ओम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 2 किलो ओम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 2 किलो ओम। चलिए आप जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है सूत्र। प्रतिरोध बराबर आप जानते हैं कि V बराबर आपका सूत्र था आई आर, तो आर बराबर क्या हो गया, V बटा आई, V बटा आई। तो V बटा आई जो आपका हो जाएगा, V आपका जो दिया हुआ है इसी से आपका ये निकल जाएगा 2 किलो ओम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब इसका 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वे उत्तरी ध्रुव से निकलते और दक्षिण ध्रुव में जाते हैं, वे बंद परिपथ बनाते हैं, या फिर जो दो चुंबक रखे जाते हैं वो परिच्छेद करते हैं, या फिर तीसरा चौथा आपका वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास रखे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सत्य नहीं है। और यह उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिण ध्रुव में जाते हैं, आपका सही है। वे बंद परिपथ बनाते हैं, ये भी सही है। वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में पास होते हैं, यह भी सही है। तो कौन सही नहीं है, वो दो चुंबक रखे जाते हैं वे प्रतिच्छेद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ये आपका ये गलत कथन है, इसलिए आपका गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समानांतर रखा जाता है, तो यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यह सही है। या फिर दक्षिणी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, या फिर सी सुई नहीं चलती है, या फिर उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 144 का क्या हो जाएगा, 144 का ए हो जाएगा। 144 का ए हो जाएगा, सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुई की उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन आपका, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होता है। तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, विद्युत धारा के प्रति समानुपाती होता है, या दूरी के प्रतिलोमी समानुपाती होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 45 का सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, 45 का सी 2 और 3 सही है। नहीं कहने मतलब ये आपका तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है। तो सही क्या है, विद्युत धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, वो आपका ये वाला 2 स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी क्या है, सही है। दूरी से प्रतिलोमी समानुपाती होता है, ये भी आपका सही है, और ये आपका 1 नंबर आपका गलत है। तो 2 और 3 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर जो बल की दिशा निर्भर करती है वो क्या है। तो विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, या फिर क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, या फिर विद्युत धारा की दिशा साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी, या फिर न तो विद्युत धारा की दिशा पर और नहीं क्षेत्र की दिशा पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी क्या करता हो, निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर जो है बल की दिशा निर्भर करती है विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 147 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। एक विद्युत फ्यूज जो है वह आधारित होता है किस पर आधारित होता है। तो एक विद्युत फ्यूज जो है आपका आधारित होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148 नंबर क्वेश्चन, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 148 का डी हो जाएगा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए किया जाता है। एक बॉक्स प्रकार के जो सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य क्या होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन आपका है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग जो पवन गति से प्रयोग करता है, यह क्या हो जाएगा, 149 का बी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पवन चक्की के लिए जो हवा का जो वेग होता है, पवन का जो वेग होता है वह कितना होता है,
न्यूनतम जो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा पवन चक्की को चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 50 क्वेश्चन ही रहता है प्रत्येक सेट में। तो कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? नाभिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा या फिर सागर उष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा 4, 2, 3। क्या 4 में क्या है आपका? आपका सागर उष्मीय ऊर्जा को भी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। फिर आपका 2 नंबर है आपका पवन ऊर्जा को भी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। और 3 नंबर आपका क्या है? जैव भार ऊर्जा को भी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा 4, 2 और 3। 1 नंबर आपका गलत है, नाभिक ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त नहीं किया जाता है। और उसके बाद अब आपका बाकी तो सब सही है, पवन ऊर्जा और जैव भार ऊर्जा और आपका क्या है? सागर उष्मीय ऊर्जा। तो ये आपका केवल नाभिक ऊर्जा यही आपका क्या है? सूर्य से प्राप्त नहीं किया जाता। बाकी पवन ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, जैव भार ऊर्जा को भी प्राप्त किया जाता है सूर्य से, और सागर उष्मीय ऊर्जा को भी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 2 और 3। तो इस वीडियो में इतना ही था जो सभी MCQ था और बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला झारखंड पॉलिटेक्निक का। इसमें ये सभी प्रश्न पूछने का बहुत ही प्रबल संभावना है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़िए और आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट को लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।